खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। हरिद्वार में पोते ने हर की पैड़ी पर दादा धर्मेंद्र की अस्थियों की विसर्जित पूजा के बाद परिवार मुंबई रवाना। देहरादून में रेलवे भर्ती परीक्षा नकल मामले में बड़ा खुलासा। हरियाणा के व्यक्ति से 4 लाख में हुई थी। देहरादून में कांग्रेस का संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम, पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल। यूके SSC परीक्षा में उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 57 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से और महंगी हो जाएगी शराब, लागू होगा वैट, 10 से 100 रुपए तक की होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड में भालू के हमलों में घायल को 10 लाख तक अनुग्रह राशि मिलेगी। वन विभाग शासन को भेजेगा प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड धराली में विगत अगस्त माह में भीषण आपदा आई, जिससे काफी बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। कई घर, होटल और दुकान तहस नहस हुए और सैकड़ों की संख्या में वहां जानें भी गईं, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा वहां तुरंत आपदा राहत बचाव कार्य किया गया। इस आपदा के बाद सरकार द्वारा आपदा की जांच शुरू की गई। किन कारणों से इस आपदा ने भीषण रूप लिया, जिसका जिम्मा कर्नल अजय कोठियाल को दिया गया, जिन्होंने धरातल पर जाकर देखा कि आपदा के कारण कितना नुकसान हुआ और कितनी जान माल की हानि हुई है। रिपोर्ट देखिए। कर्नल कोठियाल के वायरल वीडियो से एक बार फिर राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कर्नल कोठियाल की इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को करीब 4 महीने होने को है और आज 4 महीने के बाद सरकार की राहत की पोल कर्नल कोठियाल ने बखूबी खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। उनकी ये बात कहना कि वहां पर अभी भी करीब 150 के करीब लाशें दफन हैं और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया है, जबकि उनको निकालने की कोशिशें नहीं की गई। आपको बता दें कि अजय कोठियाल के फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो एक बैठक का है। वीडियो में अजय कोठियाल कह रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने के बाद भी वहां से हालात खराब है। देहरादून में UCO ST द्वारा आयोजित डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा के दौरान कोठियाल ये बातें कह रहे हैं। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पहले आप भी सुनिए इस वायरल वीडियो को। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको। कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है।
इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। कर्नल कोठियाल की इस वायरल वीडियो पर भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस एक विपक्षी दल है, उसे मौका भी मिला है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी, ये उसका राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन कर्नल कोठियाल को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि उनकी इस बात को उन्हें कहां पर रखना है। ऐसे में एक और जहां कर्नल कोठियाल के बयान ने सरकार को असहाय कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी मिल गया है। वहीं विपक्षी दल धराली में आई आपदा और अब तक हुए कामों को लेकर सरकार के आमने सामने हो गए, जिससे प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। कि ट्रोल नहीं बहुत वायरल हो रहा है, उनकी निर्भीकता को, उनके साहस को सलाम है, क्योंकि कर्नल कोठियाल ने सरकार के दायित्वधारी होने के बावजूद जिस तरह के खुलासे किए हैं वो कोई रीढ़ की हड्डी वाला इंसान ही कर सकता है, वरना आजकल तो सभी साष्टांग दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के दरबार में। उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो सरकार की नाकामियों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सरकार ने आंकड़ा दिया था धराली आपदा का कि 50 लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 147 यानी कि 3 गुना लोग इन्होंने बताए हैं कि वहां अभी भी दबे हुए हैं। और जवानों को जिस तरह से निकालने में सरकार नाकाम रही है, जिस तरह से वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य, पुनर्वास के काम या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए था, उस पर जिस तरह के गंभीर सवाल कर्नल कोठियाल ने उठाए हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अपने आप को पारदर्शी और राजनीतिक शुचिता वाली पार्टी कहते हो, फिर क्यों उत्तराखंड की जनता को बहलावे में, भुलावे में और भ्रम में रखने की कोशिश की? कर्नल कोठियाल ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। कर्नल कोठियाल एक सैनिक है और सैनिक कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये सबसे बड़ी उनकी एक परंपरा है और हम उसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं। उन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे सरकार को जो है अपने साख खोनी पड़ रही हो। उन्होंने तो वो सत्यता बोली है कि जिसमें तुम झूठे आंकड़े पेश कर रहे हो कि हमने आपका प्रबंधन ये कर दिया, वो कर दिया, और खाली फोटो और पेपर में जो आपने उसका पेपर का जो है अखबार का पन्ना भर दिया, उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बताया है कि इतना समय बीत गया है और जो इन आपदाओं में जो हताहत हुए हैं उनके आपने लाशें तक नहीं बरामद कर पाए, उनकी लाशें तक आप नहीं निकाल पाए हैं, तो आपका आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? इसको ये कहना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल है और हमारी ओर से अगर कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लपके भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है और कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। ये विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की भी समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का ये बयान क्यों आया। दरअसल धराली आपदा के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूरी गंगोत्री घाटी में पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सौंपी। धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जहां एक तरफ पूरी हरसिल घाटी और गंगोत्री तक जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था, पूरी घाटी में जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्स्थापना की बड़ी जिम्मेदारी भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल को दी। ये जिम्मेदारी मिलने पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने तब कहा था कि इस तरह की भीषण आपदा के बाद हमें एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होती। अभी पहली प्राथमिकता धराली में आई आपदा की चपेट में आए लोगों की खोजबीन है। 4 महीने बाद भी वही खोजबीन नहीं होने पर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। कुल मिलाकर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के बयान पर प्रदेश में राजनीति जरूर गर्मा गई। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और धामी सरकार को एक और नई टेंशन। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी दोबारा शुरू हो गई है। ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज से इस बहुप्रतीक्षित सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने बताया कि एलिफेंट सफारी अपने आप में एक बेहद रोमांचकारी अनुभव है और ख़ासकर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि हाथी पर बैठकर जंगल को देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है और हाथी और मानव का रिश्ता सदियों पुराना है और देश के कई राज्यों में ऐसी सफारियां पहले से संचालित हैं।
देखिए, जो हाथी का सफारी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांस की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखे होंगे, लेकिन उसके माने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया है कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से, एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। और हरिद्वार में बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां पहुंचने के बाद शहर का माहौल भावुक हो गया। देओल परिवार ने पीलीभीत हाउस के घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया और इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पूरे कार्यक्रम को शांत और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पीलीभीत हाउस के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल सहित परिवार के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। और परिवार कल से पीलीभीत होटल में ठहरा हुआ था, जहां अस्थियां भी सुरक्षित रखी गई थी। देओल परिवार ने मीडिया से इस दौरान दूरी बनाए रखी। खबर देहरादून से। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा पर्वतीय पर्यटन सर्किटों के विकास संबंधी प्रश्न पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। मंत्री ने बताया कि पर्वतीय राज्यों में स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद समेत अन्य योजनाओं के तहत अब तक 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में विशेष सहायता योजना के तहत 23 राज्यों में 3,295.76 करोड़ की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का वैश्विक स्तर पर विकास और ब्रांडिंग करना है। और देहरादून के चक्राता में बीते दिनों गर्भवती महिला से रेप का मामला सामने आया। इससे 2 दिन पहले प्रदेश के चमोली से भी एक शिक्षक को छात्रों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया। लगातार महिला उत्पीड़न के मामलों के सामने आने पर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने भी इस प्रकरणों की निंदा करते हुए कहा, अपराध और अपराधी का कोई समाज नहीं होता है। अपराध और अपराधी का कोई भी समाज नहीं होता, और जिसके अपराधी के दिमाग में अपराध पनपता है और उसके बाद उसे कड़ी सजा देना सरकार का काम है, एक उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका का काम है। और अब इस तरह के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा रहा। न्यायपालिका भी इस पे सख्त है और कार्यपालिका भी इस पे सख्त है, शासन प्रशासन भी सख्त है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए और न्यायपालिका इसमें अपना काम बखूबी निभा भी रही। और देहरादून के हरिपुर कालसी से एक चौंका देने वाला जमीनी विवाद का मामला सामने आया। स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और तत्काल विशेष जांच टीम गठित कर जांच कराने की मांग की। बॉबी पवार ने कहा कि हरिपुर कालसी में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिनसे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने का खतरा है। उनके अनुसार हाल ही में पाकिस्तान से 2 वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक शख्स दावा कर रहा है कि वह उस क्षेत्र की पैतृक संपत्ति का अधिकार रखता है। बॉबी पवार का कहना है कि हरिपुर कालसी में जहां देहरादून का भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता, उस क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिक ने पैतृक जमीन होने का दावा किया है। देखिए, ये जो मामला है ये देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चक्रता विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज्यादा बीघे जमीन ले लेता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था, और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है, और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहां से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है।
और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहां आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में ये सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की और उसको निलंबन कर दिया जाता है। में मानसून की बेरुखी फिलहाल बरकरार है। देहरादून में सूखी ठंड प्रदेशवासियों को राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हिल एरिया में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं बनती नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र देहरादून के निदेशक चंदर सिंह तोमर ने बताया कि 4 दिसंबर से उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो सिचुएशन बन रही है अभी इस समय डब्ल्यू ऑलरेडी परसिस्ट कर रहे हैं। जे&के हिमाचल प्रदेश में तो इफेक्ट है उसका, लेकिन अभी उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे इफेक्ट है नहीं इसका। आने वाले वीक में हम ये उम्मीद कर रहे हैं और संभावना ऐसा बन रहा है कि 4 तारीख से बारिश बहुत हल्की बारिश और या स्नोफॉल के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो भी जो है ज़्यादातर स्नोफॉल के चांसेस तो ज़्यादातर 3500 मीटर के ऊपर ही चांस रहेगा। बाकी हल्की बारिश थोड़ा और नीचे लोअर हाइट्स पे भी कहीं कहीं पे हो सकता है। तो 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख के आसपास तक ये रहने का संभावना है। तो इसमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हमको बारिश देखने को मिलेगा। और मसूरी से खबर है, देहरादून विकास प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी लगातार फील्ड में सक्रिय है। इसी क्रम में उन्होंने डोईवाला, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष तिवारी ने प्राधिकरण की ओर से चल रही परियोजनाओं की गुणवत्ता, उपयोग हो रही सामग्री, साइट प्रबंधन और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इसमें पार्किंग एक बड़ी दिक्कत है और 1,500 गाड़ियों की हम लोग वहाँ पार्किंग बना रहे हैं, तो पार्किंग का काम समय से पूरा हो उसके लिए मैंने इसको देखा और हम लोग भी जो हमारा टारगेट दिया हुआ है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और चूँकि 4 धाम का जो देखें अगर आप मुख्य प्रवेश द्वार वो ऋषिकेश है, योग की नगरी ऋषिकेश है, हरिद्वार आने वाले लोग भी ऋषिकेश जाते हैं, तो ऋषिकेश में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या बनी रहती है और इस पार्किंग के बनने से उस जाम की और पार्किंग की सुविधा की वजह से ऋषिकेश को जाम से मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल धराली में आई आपदा के बाद कल वहां जाएंगे और मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि धराली जाकर वे ये देखेंगे कि सरकार द्वारा वहां आपदा के बाद क्या कार्य किए गए। कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या काम किया गया। साथ ही कहा कि कल वह वहां पहुंचकर वहां के लोगों का दर्द बांटेंगे और जानेंगे कि सरकार की ओर से उन्हें पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है। और बिल्कुल पूरी तरह छुपाया जा रहा है। आपदा की गंभीरता को सरकार ने बचाव कार्यों को अंजाम देने के बजाय छुपाना ज्यादा बेहतर समझा। जिस समय 5 अगस्त को ये दुर्घटना घटी, आपदा आई, उस दिन उसके बाद हमारे प्रदेश के उस समय के अध्यक्ष करण मारा वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत स्पष्टतया सरकार को तमाम बातें बताई कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और ऐसे अंदेशे हैं कि यहाँ कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। लेकिन सरकार है कि विपक्ष की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, बिल्कुल अनसुना कर देती है। खबर चमोली से, जहां आज से सनातन दायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनसुईया का 2 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट ने बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ मेले का शुभारंभ किया। अवसर पर क्षेत्र के सभी देवियों की डोलियां सती मां अनसुईया के दरबार पहुंची और अनसुईया मंदिर में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में निसंतान दंपति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचते हैं। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने गहरा दुख व्यक्त किया।
दिवाकर भट्ट के निधन को उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति करार देते हुए ऋतुभूषण खंडूड़ी ने कहा कि उनके पिता मोहन चंद खंडूड़ी जब केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री थे तब दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड के लिए पहला नेशनल हाईवे उनसे स्वीकृत कराया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग राज्य उत्तराखंड के लिए दिवाकर भट्ट ने जो लड़ाई लड़ी उसे हमेशा याद रखा जाएगा। से मिलने गई थी और मेरे पिताजी के संबंध आदरणीय जो स्वर्गीय हमारे दिवाकर भट्ट जी के साथ बहुत पहले से थे और चर्चा अक्सर मेरे पिताजी के साथ होती थी उनके बारे में, खासकर रोड्स के बारे में। बताना चाहूँगी आपको कि NH का जो सबसे पहले जो बातचीत शुरू हुई थी, जनरल साहब के पास हमारे स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी पहुंचे थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे पास NH नहीं है, हमारे पास NH होने चाहिए। तो उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं और वो जो क्षति है मेरे परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हम सभी के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत। और देहरादून में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए दून पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस डॉग स्क्वाड और ANTF की संयुक्त टीमों ने लक्खी बाग, रीठा मंडी, सिंगल मंडी, कुसुम विहार सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन किया और अभियान के दौरान बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन किया गया। किराएदारों का सत्यापन न करने और अनियमितताएं मिलने पर 30 मकान मालिकों पर 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में लूट की घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्ग व्यक्ति से सोने की चेन और मोबाइल लूट जाने की घटना पर SSP दून ने विशेष टीम गठित की और CCTV फुटेज और मुखबिर की सहायता से पुलिस ने अशजद उर्फ आदिल और अरबाज को दून क्लब के पास से पकड़ा। उनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन और मोबाइल फोन बरामद किए। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए वारदात को अंजाम देते थे। और खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गोलापार हेलीपैड पहुंचते ही समर्थकों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां से चलकर CM धामी काठगोदाम स्थित CRPF परिसर पहुंचे। यहां अर्धसैनिक बल के पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरों की भूमि है, इसलिए राज्य में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। नमस्कार।